नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है स्वयं के इस पाठ्यक्रम एल्गोरिदम समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण में। मैं शेष नारायण साहू, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से आज हम इस पाठ्यक्रम के शीर्षक मिनिमम स्पैनिंग ट्री एवं क्रुस्कल एल्गोरिदम इस शीर्षक पर चर्चा करेंगे। इस शीर्षक के कुछ विषय वस्तु होंगे, जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्री या ग्राफ क्या है, इसकी परिभाषा कैसी हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है और इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूनतम स्पैनिंग ट्री अर्थात मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है और इसकी हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रुस्कल एल्गोरिदम, उसमें जो अलग अलग स्टेप हैं, चरण हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद अंत में हम एक समस्या लेंगे, एक ग्राफ लेंगे और उस ग्राफ को क्रुस्कल एल्गोरिदम का उपयोग करके एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे और अंत में इस एल्गोरिदम का उपयोग देखेंगे कि किन क्षेत्रों में हम इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री अर्थात क्रुस्कल एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं। क्रुस्कल एल्गोरिदम ग्राफ थ्योरी में उपयोग किया जाने वाला एक क्लासिक एल्गोरिदम है, जिसका उपयोग एक कनेक्टेड या अनडायरेक्टेड ग्राफ में न्यूनतम स्पैनिंग ट्री अर्थात मिनिमम स्पैनिंग ट्री को खोजने या बनाने के लिए किया जाता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ग्राफ की उन कड़ियों का सबसेट है, एक सब ग्राफ है जो सभी वर्टाइसेस या नोड्स को बिना किसी साइकिल के जोड़ता है और जिसमें कुल भार न्यूनतम होता है। अर्थात जब हम पूरे ग्राफ के वर्टाइसेस को जोड़ेंगे तो उसमें किसी भी तरीके का साइकिल या चक्र नहीं होना चाहिए और जब हम उस ट्री के जो हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया है उनके कुल भार को जब जोड़े तो वह न्यूनतम होना चाहिए। क्रुस्कल एल्गोरिदम एक लालची या ग्रीडी एल्गोरिदम है, जिसका अर्थ यह है कि एमएसटी या मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बनाने के लिए हमेशा सबसे छोटी एज का चयन करता है जो साइकिल नहीं बनाती है। ग्रीडी एल्गोरिदम में हम स्टेट वाइज देखते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारे लिए अच्छा है हम उसी का उपयोग या उसी को हम चूज करते हैं, चुनते हैं। इसीलिए इस एल्गोरिदम को हम ग्रीडी एल्गोरिदम के अंतर्गत मानते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है और इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं। ट्री के पहले हमें ग्राफ क्या है या ग्राफ को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। ग्राफ एक अनिर्देशित या एक अनडायरेक्टेड ग्राफ, अगर कोई जी हम माने तो जी को हम V और E का एक सेट मान सकते हैं, जहां V को हम शीर्ष या नोड कहते हैं और E को एज या किनारा कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक ग्राफ लिया है। क्योंकि क्रुस्कल एल्गोरिदम को पढ़ने से पहले कुछ आधारभूत चीज़ें हमको जाननी चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा भी था उसको हम आज एक बार फिर से पुनः एक बार देख रहे हैं। तो ग्राफ आपके पास दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ में 4 वर्टाइसेस हैं, नोड्स हैं, A, B, C और D। इस ग्राफ में 5 एजेस भी हैं, किनारे भी हैं। आप देख पाएंगे एज का जो समूह है उसमें E1 है, E2 है, E3 है, E4 है और E5 है। तो इस तरह इस अनिर्देशित ग्राफ या इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में 4 नोड हैं और 5 एजेस हैं। आइए अब देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या है और इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ का एक ऐसा उपग्राफ या सब ग्राफ है जिसमें सभी शीर्ष या नोड्स जुड़े होते हैं। इस उपग्राफ में कोई चक्र नहीं होता, अर्थात जब यह एमएसटी बनेगा तो इस पर कोई भी साइकिल या क्लोज्ड पाथ जिसे हम कहते हैं वह नहीं होगा और यह जो ट्री बनेगा या एमएसटी बनेगा एक कनेक्टेड ग्राफ होगा। आइए हमने कुछ उदाहरण लिए हैं जिसको हम देखते हैं। जो हमने पहले ग्राफ लिया था उन्हीं में से हमने कुछ स्पैनिंग ट्री बनाए हैं।
उदाहरण के लिए हमने सबसे पहले एक स्पैनिंग ट्री लिया है पुराने ही ग्राफ से। इस ट्री में आप देख सकते हैं कि A, B, C और D आपस में जुड़े हुए हैं। A और B को जोड़ने के लिए E1 एज लिया गया है, B और D को जोड़ने के लिए E4 एज है और C और D को जोड़ने के लिए E5 एज है। इस तरह आप देख पाएंगे कि इस ट्री में जो हमने अभी देखा, इस पर कोई साइकिल नहीं बना है या क्लोज्ड पाथ नहीं है, तो यह एक स्पैनिंग ट्री हो सकता है। इसके अलावा हमने एक और उदाहरण लिया है। इसमें भी पूरे के पूरे नोड दिख रहे हैं आपको, A, B, C और D। B और D को जोड़ने के लिए हमने यहाँ E4 एज लिया है, A और D को जोड़ने के लिए E3 एज है, C और D को जोड़ने के लिए E5 एज है। इस तरह यह एक और संभावित स्पैनिंग ट्री हो सकता है। चूँकि स्पैनिंग ट्री में क्लोज्ड पाथ नहीं होता, इस ट्री में भी कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं है और सभी के सभी नोड्स या वर्टाइसेस मौजूद हैं। तो इस तरह यह एक और उदाहरण है स्पैनिंग ट्री का। आइए अब देखते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री अर्थात न्यूनतम स्पैनिंग ट्री को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। न्यूनतम स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ का एक ऐसा उपग्राफ है, एक सब ग्राफ है, जिसमें सभी शीर्ष, सभी नोड्स जुड़े होते हैं और कुल एजेस का जो भार है, चूंकि यह जो ग्राफ आपको दिया जाएगा या दिया होता है वह वेटेड ग्राफ होता है, अर्थात ग्राफ के प्रत्येक एज में कुछ वेट दिया गया होता है। इस ग्राफ के कुल किनारों को जब हम जोड़ेंगे पूरे वेट को मिलाकर, तो जो वेट आएगा, जो वेट की वैल्यू आएगी, वह सबसे कम होगी, सबसे न्यूनतम होगी। अर्थात स्पैनिंग ट्री में पूरे के पूरे शीर्ष या नोड जुड़े होंगे और जो कुल भार होगा उस ट्री का वह न्यूनतम होगा। इस तरह हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हम देख पाएंगे या परिभाषित कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हमने एक सामान्य एक ग्राफ लिया है। इस ग्राफ में आप देख पाएंगे कि हमने नोड की जगह कुछ घर को लिया है। सामान्यतया समझने के लिए कुछ घर आपको दिखाई दे रहे हैं और घर को जोड़ने के लिए कुछ एजेस दी गई हैं। वास्तविक में घर को जोड़ने के लिए सड़कें होती है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ जो एज है वो वास्तविक रूप से एक सड़क है। तो इस तरह आप देख पाएंगे कि जितने यहाँ पे घर दिख रहे हैं या एक तरीके से नोड या शीर्ष दिख रहे हैं, वह आपस में एज के माध्यम से या सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। दो घरों के बीच में एजेस के माध्यम से जुड़ाव और इस एज का कुछ वेट, जैसे आप देख पाएंगे 4 या 8, 7, 11, 8, इस तरीके से अलग अलग इंटीजर वैल्यू संख्याओं के माध्यम से हम एज का भार को दिखा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है और यह एक वेटेड ग्राफ भी है, क्योंकि इसमें सभी एज में कुछ न कुछ वेट दिया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि यह जो ग्राफ था जो अभी हमने देखा, इसमें शीर्ष को हमने घर मान लिया है और नोड को रास्ता मान लिया है। इस तरीके से यह एक वेटेड ग्राफ है। आइए अब देखते हैं कि जो न्यूनतम स्पैनिंग ट्री है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की क्या इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक एक करके हम इनकी कुछ विशेषताओं को देखते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है सभी वर्टाइसेस को जोड़ना। एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो हम बनाने वाले हैं, यह एक कनेक्टेड ग्राफ होगा जो उस ग्राफ के सभी वर्टाइसेस को या सभी नोड्स को, शीर्षों को जोड़ता है। अर्थात इसमें यह जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा उस पर हम किसी एक शीर्ष को छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। सभी के सभी शीर्ष या सभी के सभी नोड जुड़े होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। दूसरा है न्यूनतम भार। अर्थात जब आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो उसका जो कुल वजन आएगा या टोटल वेट या भार आएगा वह सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। इसके अलावा एजेस की संख्या, यदि किसी ग्राफ में n शीर्ष हैं, अर्थात शीर्षों की संख्या n है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में n-1 एज होगा, एक कम होगा। इस तरह से अगली विशेषताएं अगर हम देखना चाहें तो वह है चक्र मुक्त अर्थात साइकिल फ्री ट्री या साइकिल फ्री ग्राफ। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कोई भी साइकिल या चक्र नहीं होगा, जैसा कि हमने उदाहरणों में देखा है
कि जब भी हम किसी ग्राफ से कोई मिनिमम स्पैनिंग ट्री या ट्री बनाते हैं तो उस पर कोई भी साइकिल या चक्र नहीं होता। इसके अलावा अद्वितीयनेस एक और विशेषताएं हो सकती है। यदि किसी ग्राफ में एज के जो वेट हैं या जो वजन है वह यूनिक है या अलग अलग हैं, तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा वह भी अद्वितीय बनेगा, यूनिक बनेगा। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए कुछ प्रमुख एल्गोरिदम हैं, जैसे कि प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो आज की हमारी इस क्लास में, इस कक्षा में हम क्रुस्कल एल्गोरिदम पर चर्चा करेंगे कि क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या है, इसके एल्गोरिदम कैसे हैं, कैसे इसका उपयोग करके हम किसी ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। आइए अब क्रुस्कल एल्गोरिदम का परिचय देखते हैं। क्रुस्कल एल्गोरिदम का नाम इसके आविष्कारक जोसेफ बी क्रुस्कल के नाम पर रखा गया है। जोसेफ क्रुस्कल एक अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे, जिन्होंने 1956 में इस एल्गोरिदम को विकसित किया। इस एल्गोरिदम को उनके पेपर ऑन द शॉर्टेस्ट स्पैनिंग सब ट्री ऑफ ग्राफ एंड द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, इस पेपर पर प्रकाशित किया गया था। क्रुस्कल एल्गोरिदम न्यूनतम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ग्राफ एल्गोरिदम है, जो ग्राफ के एजेस को उनके वजन के अनुसार जोड़ता है ताकि सभी नोड आपस में जुड़े रहें और जो टोटल वेट है या कुल जो वजन होगा, भार होगा, वह सबसे कम न्यूनतम होगा। क्रुस्कल एल्गोरिदम को विशेष रूप से तब महत्व मिलता है जब ग्राफ में किनारों की संख्या कम हो या जब किनारों का वजन विविधता के लिए हो, अर्थात अलग अलग वजन वाले हों। यह प्रिम्स एल्गोरिदम के साथ मिलकर स्पैनिंग ट्री का निर्माण करने के लिए सबसे प्रभावी और लोकप्रिय एल्गोरिदम में से एक माना जाता है। क्योंकि प्रिम्स एल्गोरिदम भी स्पैनिंग ट्री बनाने का एक तकनीक है, एक एल्गोरिदम है, पर आज हम क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या है और यह कैसे काम करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए अब क्रुस्कल एल्गोरिदम को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं, सामान्य रूप से समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। सबसे पहला चरण में हम सभी किनारों को क्रमबद्ध करेंगे। सबसे पहले ग्राफ के सभी किनारों को उनके वजन के आधार पर हम बढ़ते क्रम पे क्रमबद्ध करेंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम बढ़ते क्रम में उनके एजेस को क्रमबद्ध करेंगे। दूसरे चरण में हम सबसेट का प्रारंभ करेंगे। ग्राफ के प्रत्येक वर्टेक्स या नोड के लिए एक सेट बनाएंगे। यह आमतौर पर डिसजॉइंट सेट यूनियन या यूनियन फाइंड डेटा संरचना का उपयोग करते हैं हम यह बनाने के लिए, जो कि सेटों को प्रबंधित और मिलान करने में कुशलता प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमने चरण 2 देखा। अगले चरण में क्रमबद्ध किनारों पर पुनरावृत्ति करना। क्रमबद्ध किनारों की सूची पर पुनरावृत्ति करेंगे और प्रत्येक एज किनारे के लिए जांचें कि क्या इस बढ़ते हुए स्पैनिंग ट्री में जोड़ने से कोई साइकिल बनेगा। यह हमको चेक करना होगा, जांच करनी होगी। यह जांच करने के लिए देखा जाता है कि किनारे के दोनों वर्टेक्स या नोड्स अलग अलग सेटों में है या नहीं है। यदि वे अलग अलग सेटों में है तो इस किनारे को MST में या मिनिमम स्पैनिंग ट्री में शामिल करना है और इन दोनों वर्टेक्स के सेटों को यूनियन कर देना है, अर्थात जोड़ देना है। यदि वे एक ही सेट में हैं तो इस किनारे को जोड़ने से साइकिल बनेगा, इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे। हम हर बार तुलना करेंगे कि अगर वह एक ही सेट में है या अलग अलग सेट में है। अलग अलग सेट में अर्थात साइकिल नहीं बन रहा है, और एक ही सेट में है इसका मतलब साइकिल बनने की संभावना है, साइकिल बन सकता है। अगले चरण में हम MST पूरा होने तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। इस प्रक्रिया में इसको हम तब तक जारी रखेंगे जब तक MST में n-1 एजेस शामिल ना हो, जहां n होगा वर्टेक्स की संख्या। तो इस तरीके से हमने सामान्य रूप से इस एल्गोरिदम को देखा। आइए अब विधिवत तरीके से जैसा हम एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं वैसे देखेंगे। तो पहले स्टेप में हम एक सेट A लेंगे और शुरू में A को एक खाली सेट मानेंगे, अर्थात फाई मानेंगे, जो कि अंतिम में इस एल्गोरिदम के अंतिम में MST को दर्शाएगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को दर्शाएगा। इसके बाद
प्रत्येक वर्टेक्स एक v होगा जो पूरे वर्टेक्स के लिए होगा, इसका हम एक डिसजॉइंट सेट बनाएंगे मेक सेट u के द्वारा। इसके बाद अगले स्टेप में हम सभी किनारों को उनके एज अर्थात सभी एजेस को उनके वेट के अनुसार क्रमबद्ध करेंगे। और क्रमबद्ध कैसे करेंगे? किनारों को उनके वजन के बढ़ते क्रम में हम इसको क्रमबद्ध करेंगे, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम क्रमबद्ध करेंगे। इसके बाद एक हम लूप चलाएंगे जिसमें प्रत्येक क्रमबद्ध किनारे अर्थात जो भी वेज एज आता जाएगा उसके लिए हम फाइंड सेट u और फाइंड सेट v की तुलना करेंगे। यदि यह दोनों अलग अलग होंगे तो हम उसे सेट a में ऐड करेंगे या यूनियन बना देंगे, और यदि यह दोनों एक ही निकला, यह दोनों बराबर होंगे, इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ एक साइकिल बनने की संभावना है, साइकिल बनेगा, इसीलिए उसको हम यूनियन नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अंतिम में यह जो ए सेट होगा वह हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री देगा जिस पर n-1 एजेस होंगे, जहां n कुल शीर्ष या नोड की संख्या होगी। इस क्रुशिकल एल्गोरिदम का अगर और विवरण करना चाहें जिसमें हमने मैक सेट v लिया है, यह प्रत्येक वर्टेक्स को एक अलग सेट में डालने के लिए बनाया गया, अर्थात इसमें हम एक डिसजॉइंट सेट बनाएंगे प्रत्येक वर्टेक्स का। फाइंड सेट u यह निर्धारित करने के लिए कि वर्टेक्स u किस सेट में है, इसके लिए हम फाइंड सेट u बनाते हैं। यूनियन की प्रक्रिया भी हमने देखी, इसमें हम दो सेटों को मिलाने के लिए उपयोग करते हैं ताकि जब किनारा जोड़े तो वह एक सेट बन जाए। इस तरीके से हमने मेक सेट u बनाया, फाइंड सेट u बनाया और यूनियन को हमने देखा। आइए अब हम एक समस्या लेते हैं, एक ग्राफ लेंगे और इस ग्राफ को क्रुशिकल एल्गोरिदम की सहायता से एक स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करेंगे या बनाएंगे। दिए गए ग्राफ से हम एक स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यह एक वेटेड ग्राफ है और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ भी है, कहीं पर भी दिशा नहीं दिखाई गई है और किसी भी दो शीर्ष के बीच जो एजेस हैं, किनारे हैं, इन पर कुछ भार दिया गया है। इस ग्राफ में अब सबसे पहले हम एक सेट A लेंगे जिसे हम phi से इनिशियलाइज करेंगे। v ऑफ g यहाँ पर सभी शीर्षों या सभी नोड का एक सेट है। इसमें देख पाएंगे इस सेट में a b c d e f g h i तक के नोड हैं और सभी के सभी नोड आपस में जुड़े हुए हैं किसी एज के माध्यम से, और वह एज में कोई ना कोई या कोई एक वेट आपको दिया गया है। दूसरा काम होता था हमारा मैक सेट v बनाना, अर्थात एक डिसजॉइंट सेट बनाना। आप देख पाएंगे कि हमने प्रत्येक नोड के लिए एक डिसजॉइंट सेट बना रखा है, जैसे कि a एक नोड है और एक डिसजॉइंट सेट भी है, वैसे ही b c d e और जितने भी यहाँ पर नोड आपको दिख रहे हैं। दूसरा हमारा काम था कि इन एज को उनके वेट के हिसाब से क्रमबद्ध करना। तो हमने क्या किया है, हमने सभी एज को लिया है और उनके वेट को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अर्थात जितने भी एजेस हैं उनके वेट को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया है। आप देख पाएंगे जो सबसे कम वेट का जो एज है G, H, यह एक एज है और इसका जो वेट है वह 1 है। इसी तरीके से F, G भी एक एज है दिए गए ग्राफ में जिसका वेट है 2। इसी तरीके से दूसरा एज है I, C, इसका भी वेट 2 है। अर्थात दिए गए ग्राफ में जितने भी एजेस हैं उनको हम उनके बढ़ते क्रम में एज को क्रमबद्ध करेंगे, यह हमारा अगला काम होगा। यह करने के बाद हम अब स्टेप 1 पहला काम शुरू करते हैं जिसमें हम सबसे कम वेट वाले एज को लेते हैं। इस दिए गए ग्राफ में जो सबसे कम वेट वाला एज है वह है H, G। आप देख पाएंगे इसका वेट 1 है। हमने इस पुराने टेबल में भी देखा, सारणी में देखा कि H और G यह एज है और इसका वेट 1 है। तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे, इसको जोड़ देंगे सेट A में और H और G के एज को हम इस ग्राफ में बना लेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे इस पूरे ग्राफ में जो डिसजॉइंट्स
सेट के साथ जिस जॉइंट नोड हैं उनमें से हमने सिर्फ H और G को लिया है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इसका वेट सबसे कम है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि दूसरा सबसे कम वेट वाला एज कौन सा है। आप देखेंगे कि दूसरे जो सबसे कम वेट वाले एज है वह है C, I। इसका वेट 2 है। आप फिर से I और C को जोड़ देंगे। इस ग्राफ में एक विशेष बात आपको ध्यान देनी है कि इस ग्राफ को जब आप स्पैनिंग ट्री में परिवर्तित करेंगे, जब बनाते रहेंगे, तो आपको एक से ज़्यादा ट्री एक साथ दिख सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 ट्री दिख रहा है, H और G, I और C, और ये दोनों ट्री अलग अलग दिख रहे हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं। तो प्रिम्स एल्गोरिदम में हमने इसके पहले देखा था कि हमें सिर्फ एक ट्री मिलता है, एक साथ सिर्फ आपको एक ही ट्री बनता हुआ दिखेगा, लेकिन क्रुस्कल एल्गोरिदम में आपको एक से ज़्यादा ट्री बनते हुए दिख सकते हैं। हालांकि अंत में वह एक ही ट्री बनेगा, बट इंटरमीडिएट स्टेप में आपको वह एक से ज़्यादा ट्री दिख सकता है, जैसे कि अभी आपको 2 अलग अलग ट्री दिख रहे हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि फिर से जो दूसरा कम वेट वाला एज कौन सा है उसे लेंगे और उसे जोड़ेंगे। आप देख पाएंगे कि इसके बाद G, F, यह जो एज है इसका वेट 2 है, इसको हम जोड़ देंगे। इस तरीके से H, G और F आपस में जुड़े हैं और दूसरी तरफ I और C जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। दूसरा सबसे कम वेट वाला एज देखेंगे। अब हमको A, B यह एक एज मिलेगा जिसका वेट 4 है, जिसका भार 4 है। हम A और B को फिर से जोड़ देंगे और इन सभी एजेस को जिसको हम ले रहे हैं उनको A सेट में जोड़ते चलेंगे। इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम फिर से दोहराएंगे। अगला हमें एज मिलेगा C, F। इस पर भी आप देखेंगे कि आपको वेट जो मिलेगा कम मिलेगा, 4 मिलेगा। अगले स्टेप में हमको जो एज मिलेगा वह है G, I, जिसका वेट होगा 6। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जैसे ही हम इस एज को जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें एक साइकिल बन गया है। साइकिल अर्थात आप इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखें तो आपको साइकिल कैसे दिखेगा, G से शुरू होगा, फिर वह F जाएगा, F से C, C से I और फिर से G। तो इस तरीके से एक साइकिल यहाँ पर बन गया है। और हमने देखा है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कोई भी साइकिल नहीं होता, अर्थात इस पर जो फाइंड U और फाइंड V था वह बराबर थे, इसीलिए यहाँ पर साइकिल बन गया। अर्थात इसको हम हटा देंगे, इसको हमें हटाना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस नोड को हटा देंगे। अब हम देखेंगे कि इसके बाद जो अगला न्यूनतम वेट है या सबसे कम वेट है वो कौन सा है। आपको मिलेगा C, D, अर्थात आपको एक नया एज मिलेगा और इस नए एज को फिर से हम देखेंगे कि क्या साइकिल बन रहा है, क्या फाइंड U और फाइंड V बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है अर्थात साइकिल नहीं बन रहा है, इसको हम अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम इस एज को भी जोड़ेंगे। इसके बाद फिर से एक नया एज लेंगे जिसमें आपको B और C दिख रहा है। जैसे ही B और C को जोड़ेंगे तो फाइंड U और फाइंड V फिर से बराबर दिखेंगे, अर्थात फिर से साइकिल फॉर्म हो सकता है। आप देख पाएंगे कि इस एज को B और C को जैसे ही जोड़ेंगे तो फिर से एक साइकिल बन गया है। इस साइकिल को देखेंगे तो यह C से शुरू होकर F, G, H, A और B और फिर C। तो इस तरीके से साइकिल बन रहा है, अर्थात फिर से हमें इस एज को हटाना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, किसी दूसरे न्यूनतम वेट को देखना पड़ेगा जिससे साइकिल ना बने। इस तरह हमें फिर से B, C, H को हटा देना होगा और अगला जो एज होगा उसे देखेंगे। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे, इस प्रक्रिया को दोहराते चलेंगे तो हमें नया एज D और E मिलेगा। D और E को हम फिर से जोड़ देंगे। अगर इसमें साइकिल बनता तो इसको हम नहीं जोड़ते, किसी दूसरे एज को लेते, लेकिन इस एज को D और E को जोड़ने के बाद हमारे इस ट्री में किसी भी तरीके का साइकिल नहीं बन रहा है। अर्थात अब देखेंगे कि सभी के सभी नोड आपस में जुड़ चुके हैं और इस ट्री में यह जो हमने चित्र बनाया है इस पर कोई भी साइकिल या चक्र नहीं है। इस तरह से यह एक अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन चुका है। अब आप इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का भार निकाल सकते हैं। जितने भी यहाँ पर एजेस हैं उनके वेट हैं उनको जोड़ देंगे और हम कुल भार निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि यह सबसे न्यूनतम होगा।
आइए अब देखते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम की जटिलता को कैसे देख सकते हैं, इसका विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। अभी जो हमने एल्गोरिदम देखा था जिस पर हमने ए सेट लिया था, फिर वर्टेक्स वी लिया था, फिर मैक्स सेट किया था, फाइंड सेट किया था, तो ये अलग अलग जो स्टेप हैं, अलग अलग चरण हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को या जटिलता को हम देखते हैं। तो जिसमें पहला जो स्टेप होगा a इज इक्वल टू 5, यह स्टेप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक ही बार चलेगा, इसीलिए इसकी जटिलता होगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि यह एक बार एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद जो स्टेप 2 और 3 है, अर्थात फॉर इच वर्टेक्स v बिलोंग्स टू g डॉट v और मैक्स सेट v, यह जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उतनी बार चलेगा, इसीलिए इसकी जो जटिलता होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वह ऑर्डर ऑफ v होगी। इसके बाद स्टेप जो 4 होगा, जो कि एजेस को उनके वेट के आधार पर क्रमबद्ध करने का था, जिसको हम बढ़ते क्रम में सजाते थे, क्रमबद्ध करते थे। ये करने में हमें ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई समय लगता है, अर्थात इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई होगी। इसके बाद स्टेप 5 से लेकर 9 तक जब हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वी लॉग वी होगी। तो इस तरीके से ये प्रत्येक स्टेप की जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इनको जब जोड़ेंगे तो आपको टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वह आपको मिल जाएगी। तो अभी हमने देखा कि एजेस को शॉर्ट करने में ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई समय लगता है। शॉर्टिंग के बाद हम सभी एजेस के माध्यम से इटरेट करते हैं और फाइंड यूनियन एल्गोरिदम को लागू करते हैं। फाइंड और यूनियन ऑपरेशन में अधिकतम ऑर्डर ऑफ लॉग वी समय लग सकता है, इसलिए कुल जटिलता ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी प्लस ई लॉग वी समय होती है। ई का मान अधिकतम ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर हो सकता है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ लॉग वी और ऑर्डर ऑफ लॉग ई को हम समान मान सकते हैं। इसलिए जो कुल या टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कुल जटिलता होगी वह क्रुस्कल एल्गोरिदम की ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई होगी। इस तरीके से हम इसकी जटिलता का विश्लेषण कर सकते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के उपयोग क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है नेटवर्क डिज़ाइन। एमएसटी का उपयोग अर्थात मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क और इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड जैसे नेटवर्क के किफ़ायती डिज़ाइन में किया जाता है। इसके अलावा क्लस्टरिंग में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डेटा क्लस्टरिंग में मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग डेटा पॉइंट्स को समूहों में बांटने के लिए किया जाता है। इसके अलावा वायरलेस नेटवर्क, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग वायरलेस नेटवर्क में बैकबोन कनेक्शन स्थापित करने के लिए किया जाता है। अर्थात जब भी आपके पास कोई नंबर ऑफ पीसीज है, मान लिया जाए आपके पास करीब 100 कंप्यूटर हैं या उनको जोड़ना हुआ वायरलेस तरीके से या वायर तरीके से, तब भी हम इसका जो कंसेप्ट है मिनिमम स्पैनिंग ट्री अर्थात जिसमें न्यूनतम लागत आए, सबसे कम लागत का कनेक्शन हो, सबसे कम लागत में ही हमारे सभी के सभी कंप्यूटर जुड़ जाएं, तो यहाँ पर हम न्यूनतम स्पैनिंग ट्री का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रूटिंग प्रोटोकॉल, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग विभिन्न रूटीन प्रोटोकॉल में भी न्यूनतम लागत वाले रूट को खोजने के लिए किया जाता है। हमने देखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम पैकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब सेंड करते हैं तो वह जो पैकेट है वो विभिन्न माध्यम से जाता है, अलग अलग रूट से जाता है। तो उनमें जो सबसे बेस्ट रूट होगा अर्थात ऐसा रूट जिसकी लागत सबसे कम हो, वहाँ पर हम इसके कंसेप्ट का, न्यूनतम स्पैनिंग ट्री के लॉजिक का, इसके कंसेप्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई नेटवर्क, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग जल वितरण नेटवर्क, अर्थात जब भी हम नेटवर्क बनाएंगे तो ऐसा नेटवर्क जिसकी लागत कम हो, अर्थात पाइपलाइन अगर हम बिछा रहे हैं वाटर सप्लाई करने के लिए तो उसकी लंबाई कम हो या न्यूनतम हो, इसके लिए हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर्किट डिज़ाइन, जैसे कि वीएलएसआई सर्किट्स होते हैं, इस पर भी हम न्यूनतम लंबाई वाले वायरिंग पथों को खोजने के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कंसेप्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग और उसके सेगमेंटेशन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आज की इस कक्षा में
हमने देखा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, उसको परिभाषित किया, कुछ उदाहरण लिए हमने। इसके बाद हमने देखा कि क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या है और यह काम कैसे करता है। हमने इसके एल्गोरिदम को देखा और समझा। इसके बाद हमने एक समस्या ली, एक अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ लिया और इस ग्राफ को हमने क्रुस्कल एल्गोरिदम के माध्यम से एक स्पैनिंग ट्री बनाया। आपने देखा कि हम कैसे एक एक स्टेप को उपयोग करते हुए, एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए हमने एक स्पैनिंग ट्री बनाया। इसके बाद हमने देखा इसकी जटिलता का विश्लेषण, जिसमें हमने देखा कि उसके जो एल्गोरिदम है वह उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, प्रत्येक स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जटिलता क्या है, और अंत में जो कुल जटिलता है वह कितनी है क्रुस्कल एल्गोरिदम की। इसके बाद हमने इसके अनुप्रयोग देखे कि कहाँ कहाँ हम इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग कर सकते हैं। बहुत विभिन्न क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ हमको कम लागत की कुछ चीज़ों को डिज़ाइन करना हुआ, या कम लागत की पाइप को डिज़ाइन करना हुआ, कम लागत की सर्किट डिज़ाइन करनी हुई, पाथ कम लागत के बनाने हुए, वहाँ पर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कंसेप्ट का या इसके लॉजिक का उपयोग कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।